हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, आपकी डेली ही क्लास चल रही हैं टेट और सी टेट की। इस समय हम सी टेट की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा पेडागोजी का। क्या का रहेगा? पेडागोजी का रहेगा। इसमें आपको जो है पेडागोजी में आज दिए जाएंगे जो है हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े हुए 15 क्वेश्चन, जो कि आपका सी टेट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पेडागोजी जो 15 क्वेश्चन होते हैं आपके भाषा से जुड़े हुए होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके आते हैं पेडागोजी के। तो जो आपका पेपर होता है वो 50% पेडागोजी पर निर्भर होता है। इसलिए पेडागोजी की तैयारी आप कम्प्लीटली जो है अच्छे से करके चलिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट में आपके पेडागोजी क्वेश्चंस आने हैं। जो भी सब्जेक्ट आपके 5 सब्जेक्ट जो होते हैं सीटेट में, उसमें 15 सब जो है क्वेश्चन भाषा से जुड़े हुए होते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा से जुड़े हुए पेडागोजी के क्वेश्चन का। ठीक है, यहाँ पर आपकी स्पेशल क्लास है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ पेडागोजी आपको कराई जा रही है। आपका इसमें हमारे चैनल पर कंप्लीट कोर्स करवाया जाता है सीटेट का। जो हमने आपका टारगेट दिया हुआ है वह पूरा ही कंप्लीट कोर्स आपका एग्जाम तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब तो क्वेश्चन चल रहे हैं, कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आप जाकर चैनल विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब लिंक है। यहाँ पर आपका जब यूट्यूब लिंक पे आप जो है विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक और फेसबुक लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ आप विजिट करके पिछली वीडियोस भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी चीज़ें आपको वहाँ पर निःशुल्क मिलेंगी, कोई भी आपको वहाँ पर पेड नहीं करना। ठीक है, तो इसमें हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे MCQ सब्जेक्ट से जुड़े हुए, PYQ यानी कि प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, और थ्योरी के साथ आपको समझाया जाएगा और कम्प्लीटली पेडागोजी आपको इसमें बताई जाएगी हर सब्जेक्ट की जुड़ी हुई। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसको चलिए शुरू करते हैं। कि जो है जो क्वेश्चन है, अगर आपने तैयारी कर ली है तो आप देख कर चलिए कि अगर आप इन 15 क्वेश्चनों में 13 क्वेश्चन भी अगर कंप्लीटली कर लेते हैं तो आपका जो है समझिए कि आपकी अच्छी से तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका रहेगा वह जो है शिक्षा शास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कंप्लीटली कोर्स जो क्वेश्चन होंगे आपके, वे पेपर फर्स्ट व पेपर सेकंड दोनों के लिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो अब लेकर चलते हैं आपके क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन रहा वह है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि आपको बताना है यहाँ पर किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है। ऑप्शन आपके हैं यहाँ पर, शब्दों के अर्थ को जानना, या फिर उस भाषा की वाक्य संरचना को जानना, या उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या उस भाषा का व्याकरण जानना। सबसे मेन चीज़ आप बताइए कि भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, ज़रूरी है। राइट आंसर आपको देना है। देखिए, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर सही क्या रहेगा। देखिए, किसी भी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग करने से उस भाषा में परंपरागत आना स्वाभाविक होता है, किंतु तब जब वह अर्थपूर्ण हो, है ना। तो यहाँ पर जो है किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ रहेगा, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारा उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। क्योंकि जब हम उस पर अधिकाधिक उसका प्रयोग करते हैं तो उस पर हमारा एक अधिकार हो जाता है। कोई भी अगर चीज़ होती है, जैसे हम कोई काम होता है या फिर कोई भी कार्य को हम लगातार कंटिन्यू करते रहते हैं, अधिक से ज़्यादा हमारे उस व्यवहार में आ जाता है, तो उस पर क्या होता है, हमारे एक छत्र अधिकार हो जाता है कि हम फटाफट उस काम को फटाफट कर लेते हैं। जैसे कि हम कंटिन्यू रोज़ मान लो रोटी बेल रहे हैं, तो रोटी बेलने का क्या है कि हम फटाफट उसको काम को निपटा सकते हैं। जो नया नया होता है उसे देर लगती है ना। तो किसी भी चीज़ को अधिकार प्राप्त करने के लिए, किसी भी चीज़ पर आपका आधिपत्य स्थापित करने के लिए, या किसी भी चीज़ पर जो है ढंग से अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको क्या है, उसका अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी कौन सी नहीं है। यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा कि यहाँ पर पूछा है कौन सी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज इस बारे में भी हो जाते हैं क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का क्वेश्चन का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्या चीज़ पूछी जा रही है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी कौन सी नहीं है। ठीक है, समावेशी कक्षा क्या होती है, तो जिसमें विभिन्न प्रकार के जो बच्चे हैं वो एक साथ कक्षा में पढ़ रहे हों। ठीक है, वह होती है समावेशी कक्षा। ठीक,
चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका पहले नंबर पे बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना। दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चों के विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना। तीसरा है आपका तत्वों का आकलन करते समय अति उदार बनना। देखिए यहाँ पर तत्व नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा है बच्चों, ठीक है, ये मिसिंग, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका बच्चों, यहाँ पर ठीक कर देते हैं, यहाँ पर आएगा आपका बच्चों। क्या चीज़ आएगी? बच्चों। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ठीक है। चौथा रहेगा आपका विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो आपको बताना है कौन सा आपका जो है मुख्य जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा इसमें। देखिए बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, ये तो होना चाहिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य सामग्री उपलब्ध भी करानी चाहिए। विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज भी करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं हमारे यहाँ, तो विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना भी जिम्मेदारी बनती है, और विभिन्न भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना भी, ठीक है। लेकिन बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ये चीज़ यहाँ पर जो ऑप्शन आपका यहाँ पर रहेगा, यह ऑप्शन आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रहेगा आपका पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में, स्पेस दिया है, पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। कैसे पठन को जो है प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, आपको बताना है। ऑप्शन है आपके व्यक्तिक पठन को, या मौन पठन को, सस्वर पठन को, या सामूहिक पठन को। पढ़ने की संस्कृति के विकास में, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में किस पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप किस लगा सकते हैं, किस पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ऑप्शन है आपके व्यक्तिक पठन को, या सस्वर पठन को, या मौन पठन को, या सामूहिक पठन को। देखिए संस्कृति विकास का बात आती है जब हमारी, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है व्यक्तिक पठन, ठीक है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में व्यक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि विद्यार्थी स्वयं समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर सकें, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल विकास का जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है आपका, ये शिक्षण शास्त्र के सभी बाल विकास से जुड़े हुए होते हैं आपके। तो अगर आप बाल विकास की अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको जो है सभी सब्जेक्ट की 15 क्वेश्चन की तैयारी तो कम्प्लीटली हो ही जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसका है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसका है। ऑप्शन है आपके आकर्षक चित्रों का, या पाठों के उद्देश्यपूर्ण चयन का, या अभ्यासों की बहुलता का, या कागज की गुणवत्ता का। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है पाठ्य पुस्तक में, भाषा की पाठ्य पुस्तक में। देखिए कागज की गुणवत्ता तो महत्वपूर्ण नहीं रखती है, ठीक है। अभ्यासों की बहुलता भी गलत है, क्योंकि बहुत से ज़रूरत से ज़्यादा अभ्यास अगर पाठ होंगे तब भी जो है ठीक से बच्चा उसको नहीं अध्ययन कर पाएगा। आकर्षक चित्र के और अगर पाठों के उद्देश्यपूर्ण चयन की हम बात करें तो यहाँ पर आकर्षण चित्र बच्चों को लुभाते जरूर हैं, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष नहीं होता ये। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, एक पाठ का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 2, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा किस पर बल देती है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा किस पर बल देती है, ठीक है। ऑप्शन है आपके गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। दूसरा है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। तीसरा है आपका बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है। या चौथा है सभी भाषाओं के सीखने पर बल देती है। समग्र भाषा पद्धति किस पद्धति पर आधारित कक्षा पर बल देती है, आपको बताना है। राइट आंसर फटाफट से बताइए। देखिए एक 15 क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
जो अपने परीक्षा में आपके आते हैं, PYQ भी आपके मैंने करा रखे हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और नए क्वेश्चनों का आपका हार्ड क्लास भी आपकी अवेलेबल उस पर चैनल पर दी रखी है, जो कि आपका एक से एक अच्छे क्वेश्चंस उसमें जो है समावेश है उन क्वेश्चनों का। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखिए, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चे के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। ठीक है, बच्चे की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, अर्थात बच्चा मौखिक लिखित दोनों रूप में विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, भाषाई विकास से क्या होता है, बच्चा जो है आपका मौखिक और लिखित, है ना, मौखिक और लिखित दोनों रूप में विचारों को, अपने विचारों को जो है व्यक्त कर सके, अपने विचारों को व्यक्त कर सके, व्यक्त कर सके। जब उसमें स्पष्ट समझ होती है बच्चे में भाषा विकास की, तब क्या होता है, वह मौखिक और लिखित अपने विचारों को दोनों तरीके के विचारों को अपना व्यक्त कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि, अब देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझिए, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान, यानी बाहर, विद्यालय के बाहर का ज्ञान और अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ऑप्शन है आपके, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, तीसरा समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, या चौथा इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। आपको राइट आंसर देना है, विद्यालय के बाहर का जीवन किस प्रकार से भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है। देखिए, विद्यालय के बाहर का जो जीवन होता है, एक समृद्ध भाषिक परिवेश होता है उसमें। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की भाषाएं, इसलिए उसमें जो है प्रेरणा जो है मिलती है उससे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, क्योंकि उसमें बाहर जो है, विद्यालय से बाहर का जीवन में समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे कैसे होते हैं? पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे कैसे होते हैं? पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्वयं के अभिव्यक्ति को जानते हैं, ये भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तो तुतलाकर बोलते हैं। बताइए। देखिए, पठन लेखन में दक्ष होते तो पहली कक्षा में क्यों जाते? वो तो पढ़ने ही आए हैं ना, पहली कक्षा के प्रवेश में, है ना। और व्याकरणिक नियमों को भी नहीं जानते हैं, ये भी गलत हो गया। देखिए, तुतलाकर बोलने वाला बच्चा बहुत छोटा होता है, तुतलाकर बच्चे जो है बहुत कम बोलते हैं। मतलब इस उम्र में आते आते पहली कक्षा में बच्चा छठी साल में प्रवेश करता है अब तो, और 6 साल का बच्चा जो है स्पष्ट भाषा का प्रयोग करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर रहता है आपका स्व अभिव्यक्ति को जानते हैं, यानी कि बच्चे जो हैं विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे अपने स्वयं के अभिव्यक्ति को जानते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुरभि अक्सर ड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। सुरभि जो है अक्सर ड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आधा का जाएगा। ठीक है, रा अड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है। आप क्या करेंगे? सुरभि अक्सर ड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है आपके, उसे ड़ा वाले शब्दों की सूची पढ़ने व लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, या उसे ड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या उसे ड़ा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। क्या करेंगे आप? एक अध्यापक के नाते आप सुरभि के साथ ऐसी समस्या अगर आती है तो आप क्या करेंगे? देखिए, सुरभि जो है अड़ा बड़ वाले शब्दों को गलत उच्चारण कराने पर उसे सहजतापूर्वक अपने उच्चारण पर ध्यान देने हेतु अपनी बातों को कहने के लिए प्रोत्साहित उसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही जाता है ऑप्शन नंबर 3, कि हम सुरभि को सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब उसे अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो वो ठीक से शब्दों का उच्चारण करेगी। ठीक है, उसे समझाया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है आपके विराम चिन्हों का ज्ञान होना, दूसरा है पढ़ने में प्रभाव होना, तीसरा अर्थ का निर्माण करना होना, या वर्णों की पहचान होना। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने के लिए क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ने में प्रभाव होना चाहिए। देखिए, पढ़ने की क्षमता पूछी है ना यहाँ पर, पढ़ने की क्षमता का आकलन करने के लिए पढ़ने में प्रभाव, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना, या बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना, या बच्चों में अनुशासन रखना, बच्चों में अनुशासन रखना, या बच्चों का मनोरंजन करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको सही हो जाएगा? बताइए, कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर सही हो जाएगा? देखिए, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य होता है जो है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। भाषा की कक्षा में ही नहीं, किसी भी कक्षा में कहानी सुनाने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, तो बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आएगा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि आदि। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है आपके, पहला है समस्याएं, दूसरा है पाठ्य पुस्तकें, तीसरा है भाषा, चौथा है कमियां। प्राथमिक कक्षाओं में जब बच्चे आते हैं तो बहुत कुछ विद्यालय लेकर आते हैं, जैसे अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, या भाषा लेकर आते हैं, पाठ्य पुस्तकें लेकर आते हैं, या कमियां लेकर आते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा। देखिए, सबसे मेन चीज़ है, बच्चे जो है अपनी भाषा लेकर आते हैं। ठीक है, अपनी घर की भाषा, परिवार की भाषा, आस पड़ोस से जो उन्होंने सुनी होती है वह भाषा, ये चीज़ें ये लेकर आते हैं। हाँ, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, भाषा। प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, अपनी दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि आदि। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। ऑप्शन है आपके, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, दूसरा है कहानी सुनकर शब्दांश को दोहराना, शब्दशः दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, या चौथा बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निभाव करना। कौन सा सही हो जाएगा? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में ऑप्शन यहाँ पर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर 2, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। ठीक है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं होता कि कहानी को सुनकर उसको शब्दशः दोहराना। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षमता। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है ना, तो यहाँ पर नहीं वाले में दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा कक्षा में यह जरूरी है कि, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, ऑप्शन देखिए, भाषा शिक्षक को भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, या भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, या भाषा शिक्षक स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है? देखिए, भाषा शिक्षक को भाषा का पूर्ण ज्ञान हो, लेकिन ज़रूरी वाला जो आता है आपका, वह यह है कि बच्चों को हम अच्छे से समझा पाएँ, डिफाइन कर पाएँ, अपनी बात को समझा के आप जो है बच्चों को
अपने ज्ञान, उसके ज्ञान से बांधे रखें। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, भाषा शिक्षक की भाषा जो होती है ऐसी प्रभावपूर्ण हो कि बच्चे उसमें बंध जाएं और सब्जेक्ट को, सब विषय को अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर 4, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा जो है प्रभावी होनी चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का क्या अर्थ है। राइट आंसर बताना है आपको। प्राथमिक स्तर पर ऑप्शन है आपके, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, दूसरा है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, तीसरा है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या भाषिक नियमों पर अधिकार। राइट आंसर आपको देना है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का क्या अर्थ है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ होता है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार होना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार होना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता है। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की क्या विशेषता है। देखिए, आगमन और निगमन विधियाँ आपने पढ़ी होंगी, पिछली वीडियोस में हमने आगमन निगमन विधियों के बारे में विस्तार से आपको बता रखा है। अगर आपने नहीं देखी है, चैनल पर विजिट कर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की आपकी थ्योरी वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुकी हैं बाल विकास में, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके पेडागोजी में आते हैं। पेडागोजी में आपका सबसे मेन चीज़ जो होता है कि बाल विकास ही आता है। बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, कहाँ पर अगर बच्चे किसी विषय में अटकते हैं तो उसे किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए, कैसी परिस्थितियाँ हम लोगों के सामने उत्पन्न होती हैं बच्चों के साथ में, तो उस चीज़ का जो है आपका अध्ययन होता है विषय से जुड़ा हुआ, वह आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। और इसी से जुड़ी हुई, देखिए आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर बनने के लिए ये आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि हम अपने सामने बच्चे जो हमारे बैठे हैं उसे कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, कैसे उन्हें बिठाना है, कैसी उनकी व्यवस्था बनानी है, कैसे उन्हें सब्जेक्ट डील कराना है, कैसी परिस्थितियाँ उनके सामने उत्पन्न करें कि बच्चे विषय में रुचि लें। ये सब चीज़ें जो होती हैं एक अच्छे टीचर्स के गुण होते हैं, जो कि आपको बाल विकास के जो अध्ययन सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होता है उसमें आपको बताए जाते हैं। तो इसके लिए आपको तो ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं पेडागोजी में आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है। सबसे पहला है आपका पहले नियम बताना, या दूसरा है पहले नियम का विश्लेषण करना, तीसरा है पहले मनोरंजन गतिविधियाँ कराना, या पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। क्या चीज़ जो है सबसे अच्छी विशेषता आगमन विधि की है, व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि की क्या विशेषता है आपको बतानी है। देखिए, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं। ठीक है, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, फिर उस नियम तक पहुंचा जाए जिस नियम के लिए उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करना आगमन विधि की विशेषता है। सबसे पहले कहानी सुनाई जाती है, कहानी को सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाता है ना, फिर बच्चे उसमें रुचि लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका व्याकरण शिक्षण में आगमन विधि की विशेषता पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके जो है पेडागोजी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, आपकी हमारे चैनल पर आपके लिए एकदम निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई हुई है। सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, अब 14 तारीख आपकी दिसंबर में आई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो हमने वीडियोस दे रखी हैं वो आप जाकर देख सकते हैं। सारे उसमें अधिकतर MCQ आपके दे दिए हैं, PYQ भी दिए हुए हैं, थ्योरी से आपको समझाया हुआ है। चैनल को डेली देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ। हमारे साथ बने रहिए, चैनल में विजिट कीजिए, टेलीग्राम से हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए, फेसबुक लिंक से जुड़िए। उसमें आपको सारी ही वीडियो और सारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको उसमें यहाँ पर दी हुई हैं, जो आपको उसका लाभ उठा सकते हैं। मैं श्रुति रस्तोगी एक बार फिर आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।